एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आगब बूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, महाराज ने कहा। दंडस्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। महाराजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे, इसलिए कुछ दरबारी तेनालीराम से जलते थे। वे उन्हें हमेशा महाराज के आगे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा कि आपने तेनालीराम को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। वह खुद को आपसे भी समझदार मानते हैं। राजा ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हो, इसलिए हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, तुम कोई वाक्य बोलो, लेकिन अगर वह सच हुआ तो तुम्हारा सिर तलवार से उड़ा दिया जाएगा, और अगर वह झूठ हुआ तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर सारा दरबार हैरान हो गया। प्रधानमंत्री तेनालीराम को पसंद करते थे। वह बहुत परेशान हो गए, पर तेनाली हंसने लगे और राजा से कुछ समय मांगा। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ देर तक सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप मुझे आज फांसी देने वाले हो। तेनालीराम की बात सुनकर प्रधानमंत्री खुशी से नाचने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज जी, अब आप फंस गए। महाराज ने पूछा, वह कैसे? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, तेनालीराम ने कहा है कि आप आज उन्हें फांसी देने वाले हैं। अगर आपने अब कहा कि यह झूठ है तो आपको तेनालीराम को फांसी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो उनकी बात सच्ची साबित होगी और आपको उनकी गर्दन तलवार से काटनी होगी। अब सिर पहले काटना है या पहले फांसी देनी है, यह कौन तय करेगा? राजा अब खुद की परीक्षा में ही बुरी तरह फंस चुके थे। वह बोले, मैं अपनी परीक्षा वापस लेता हूं। तेनालीराम के दिमाग का कोई जवाब नहीं। महाराज ने तेनालीराम को शाबाशी दी। तेनालीराम का बुरा चाहने वाले देखते रह गए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो हैं ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दें।
एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है। इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुरताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गईं। एक बार वह बहुत बीमार हो गई। उन्हें लगा कि अब वे जल्दी ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहते थे। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को दान देने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कुछ दिन बाद राजा की माता की अंतिम इच्छा की सूची बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई।
उनके मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक रहने के बाद ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज, अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उनकी मुक्ति ही नहीं हो सकती, वे प्रेत योनि में भटकती मधुशाला। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने आपसे अपनी माता से अंतिम इच्छा पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम उनकी आत्मा को सोने के लिए दान करोगे। दरअसल राजा ने मां की स्मृति पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में बताया। जब तेनालीराम को यह पता चला तो उसे समझ आया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता और भोलेपन का उठा रहे हैं। तो उसने ब्राह्मणों के लिए पाठ्य सामग्री की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को दस्तावेज पत्र भेजा। इसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की स्मृति पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी ख्वाहिश लेकर मेरी वहीं थी। जब उससे पता चला कि उसकी मां की अंतिम इच्छा पूरी तरह से न थी, क्योंकि प्रेत्योनि में भटकती रहती है, वह बहुत दुखी है और चाहती है कि जल्दी से उसकी मां की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंचे। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। भोजन करने के लिए सभी दान मुलाकात की प्रतीक्षा करने लगे। तभी देखा कि तेनालीराम आयरन के किले आग में गर्म हो रहे हैं। तेनालीराम बोला, मेरी मां फोड़ों के दर्द से परेशान। मातु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं हॉट फर्मों से उनकी सिकाई करता, वह मरहले थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरे साथ आपके विचार ही करना होगा, जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। इससे ब्राह्मण बौखला गया। वे आपसे मिलकर जाना चाहते थे। वे टूटे हुए में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म किले से दागने पर तार मां की आत्मा को मिलती है। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर सोने के आम दान से महाराज की मां की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकता। यह कथन ही सभी ब्राह्मणों को समझ आया कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। वह बोला, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम हथियार दे देते हैं। बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। इससे क्रोधित होकर राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम को बुलाया। वे बोले, तेनालीराम, अगर तुम्हारे सोने के हम चाहिए थे तो मुझे मोग ले लो। तुम्हारी लाली कैसे हो गई कि तुम ब्राह्मणों से सोने के लिए आम ले। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ। रजिस्ट्री मैं तो उनकी लालची प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी मां की स्मृति पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी मां की स्मृति पर लोहे की गर्म सलाद क्यों नहीं झेल सकते। राजा तेनालीराम की बात का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच देने को कहा। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहते थे। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक पैसा भी जेब से याद करते समय उसकी नानी मर गई थी। एक बार उसके कुछ दोस्तों ने हंसी हंसी में एक कलाकार की अपनी तस्वीर के लिए उसे राजी कर लिया। उसके सामने वह मन गया। जब चित्रकार अपने चित्र लेकर आया तो सेठ की हिम्मत ने चित्रों के मूल्य के बारे में नहीं बताया। चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। यो वह सेठ भी एक तरह का कलाकार था। चित्रकार को सेठ को अंदर और कुछ ही चित्रों में अपना चेहरा धुंधला करते हुए देखा गया। उन्होंने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बना। तुम ही बताओ, ये मेरे चेहरे से जरा भी क्या है। चित्रकार ने देखा, शास्त्रीय चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं दिखे। सेठ ने कहा,
जब तुम ऐसी तस्वीरें छोड़ोगे जो ठीक है मेरी शक्ल से जाओगी तभी मैं उसे खरीदूंगा। दूसरे दिन के चित्रकार ने एक और चित्र पेश किया जो हुबहू सेठ के उस चेहरे से मिला था जो सेठ ने पहले दिन बनाया था। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्र की तस्वीरों में कमी ला दी। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी तस्वीरें इस तरह की गलती क्यों करती हैं। अगले दिन वह फिर एक नई तस्वीर लेकर गया। उसके साथ फिर वही हुआ। अब तक उसकी समझ में सेठ की चाल थी। उसे पता था कि यह मक्खीचूस सेठ में असल पैसा नहीं चाहता था, पर अपने चित्रकार पर कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाना चाहता था। बहुत ही सोच विचार कर चित्रकार तेनालीराम के पास क्षेत्र और अपनी समस्या बताई। कुछ समय बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि तुम्हारी बिल्कुल असली तस्वीरें लेकर आया हूं। अच्छी तरह से विस्तृत देखो। कहीं भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह यहाँ शीशे लेकर सेठ के यहाँ पहुंची और अपने सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र। गलत की जरा भी इसमें शामिल नहीं है। चित्रकार ने अपनी अर्थशास्त्री पर अर्थशास्त्री ने कहा। लेकिन यह तो शीशा है, सेठ ने झुंझलाते हुए कहा। आपकी असली सूरत शीशे के अलावा आप कौन बन सकते हैं? जल्दी से मेरे संगीत की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा निकाली, चित्रकार बोला। सेठ को समझ आ गया कि यह सब तेनालीराम की गलती का परिणाम है। उन्होंने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राओं के चित्रकारों को समझा। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राय को बताई तो वह बहुत हंसे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन पड़ोसी देश का दूत आया। यह राजा कृष्णदेव राय के लिए अनेक उपहार भी लाए थे। विजयनगर के राजदरबारियों ने दूत का भव्य स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन जब दूत अपने देश गए तो राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ टूटे हुए उपहार दिए। राजा कृष्णदेव राय उस दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते, इसलिए उन्होंने दूत से कहा, हम भगवान भी कुछ उपहार देना चाहते हैं। सोना चांदी पत्थर रत्न जो भी इच्छा हो मांग लो। महाराज मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहते हैं तो कुछ और दें, दूत बोला। महाराज मुझे ऐसे उपहार दो जो सुख में दुख में सदा मेरे साथ रहो और जिसे कोई छीन न पाए। इससे राजा कृष्णदेव राय चकरा गए। उन्होंने दरबारियों की ओर से दर्शन किए। प्रत्येक व्यक्ति पर संकट के भाव प्रकट हो रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है। तभी राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की याद आई। वह दरबार में ही मौजूद थी। राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम्हें ऐसे उपहार मिल सकते हैं जैसे दूत ने मांगा है? अवश्य महाराज, दो को जब यह महाशय यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार भी इन्हीं के साथ देंगे। समय पर दूत अपने देश को जाने के लिए नियति के लिए तैयार हो गया। सारे उपहार उसके रथ में रखवा दिए गए। जब राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें विदा करने लगे तो दूत बोला, महाराज उन्होंने मुझे तोहफे में ही नहीं मिला जिसका आपने शत्रुतापूर्वक वध किया था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देखा और कहा, तेनालीराम क्या तुम्हें वह उपहार नहीं मिला? इस पर तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज वह उपहार देता है तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन यह उसे देख नहीं पा रहे हैं। एकांत कहिए कि जरा पीछे पलटकर देखिए। दूत ने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे कुछ भी नजर न आया। वह बोला, क्या है वह उपहार? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो दूत महाशय, वह तुम्हारे पीछे ही उपहार देता है, तुम्हारा साया यानी तुम्हारी परछाई। सुख में दुख में जीवन भर यह आपके साथ रहेगा और यह कोई भी तुम्हें नहीं देगा।
ये बात है राजा कृष्णदेव राय की हंसी की छूट। दूत ने भी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम की बुद्धिमता की काफी सुंदर सोनाली मिली, आज प्रमाण भी मिल गया। तेनालीराम लैपटॉप कर रह गया। युद्ध स्मारक। राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव के समापन पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूं कि मेरे संविधान के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, लेकिन एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार मिलेगा। एक ही दो चीज आदमी नहीं ले सकता महंगा। यह घोषणा करने के बाद राजा ने उस पैवेलियन का पर्दा खानदान दिया, जिस पैवेलियन में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था? सभी लोग अच्छे से अच्छे पुरस्कार पाने के लिए पहले करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे। दरअसल थोड़ी देर की धक्का मुक्की और चीनाचपटी के बाद जोसेफ को एक एक अवार्ड मिला। सभी पुरस्कार अनमोल थे। अपना अपना पुरस्कार में सभी कलाकार शामिल हुए। अंत में बच्चा सबसे कम कीमत का पुरस्कार एक चांदी की थाली थी। युद्ध स्मारक। राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव के समापन पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूं कि मेरे संविधान के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, लेकिन एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार मिलेगा। एक ही दो चीज आदमी नहीं ले सकता महंगा। यह घोषणा करने के बाद राजा ने उस पैवेलियन का पर्दा खानदान दिया, जिस पैवेलियन में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था? सभी लोग अच्छे से अच्छे पुरस्कार पाने के लिए पहले करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे। दरअसल थोड़ी देर की धक्का मुक्की और चीनाचपटी के बाद जोसेफ को एक एक अवार्ड मिला। सभी पुरस्कार अनमोल थे। अपना अपना पुरस्कार में सभी कलाकार शामिल हुए। अंत में बच्चा सबसे कम कीमत का पुरस्कार एक चांदी की थाली थी। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला था जो दरबार में व्यक्तिगत रूप से बाद में आया, यानी देर से चयन का दंड। सभी लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। यह जानकर सब खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेदांगे और वर्चस्व पुरस्कार को प्राप्त कर हम सब तेनालीराम को खूब लाभ पहुंचाएंगे। बड़ा मजा आया। तभी श्रीमान तेनालीराम चले गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला उठे, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने दर्शनीय स्थलों पर सभी दरबारियों को देखा। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने का भला। किसी के सिर पर पुराने जमाने की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में मां की अंगूठी। तेनालीराम उन सभी को देखकर सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा की प्रधानता दी, ऐसे कि थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों महारानी रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियां मिलती रहीं। यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ग्रैंड मास्टर रह रहा हूं ताकि आपकी बात शेयर हो जाए। सब यही समझें कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली में अशर्फिया पुरस्कार दिए थे। युद्ध स्मारक। राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव के समापन पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है।
मैं चाहता हूं कि मेरे संविधान के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें। लेकिन एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार मिलेगा। एक ही दो चीज आदमी नहीं ले सकता महंगा। यह घोषणा करने के बाद राजा ने उस पैवेलियन का पर्दा खानदान दिया जिस पैवेलियन में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था? सभी लोग अच्छे से अच्छे पुरस्कार पाने के लिए पहले करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे। दरअसल थोड़ी देर की धक्का मुक्की और चीनाचपटी के बाद जोसेफ को एक एक अवार्ड मिला। सभी पुरस्कार अनमोल थे। अपना अपना पुरस्कार में सभी कलाकार शामिल हुए। अंत में बच्चा सबसे कम कीमत का पुरस्कार एक चांदी की थाली थी। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला था जो दरबार में व्यक्तिगत रूप से बाद में आया, यानी देर से चयन का दंड। सभी लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। यह जानकर सब खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेदांगे और वर्चस्व पुरस्कार को प्राप्त कर हम सब तेनालीराम को खूब लाभ पहुंचाएंगे। बड़ा मजा आया। तभी श्रीमान तेनालीराम चले गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला उठे, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने दर्शनीय स्थलों पर सभी दरबारियों को देखा। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने का भला। किसी के सिर पर पुराने जमाने की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में मां की अंगूठी। तेनालीराम उन सभी को देखकर सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा की प्रधानता दी, ऐसे कि थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों महारानी रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियां मिलती रहीं। यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ग्रैंड मास्टर रह रहा हूं ताकि आपकी बात शेयर हो जाए। सब यही समझें कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली में अशर्फिया पुरस्कार दिए थे। महाराज तेनालीराम की चतुराई भरी बातें से प्रभावित हो गए। उन्होंने गले से अपना सिर झुकाकर कहा, तेनालीराम, आज भी खाली नहीं रहोगे। आज में सबसे बड़ा फ्लोरिडा पुरस्कार शामिल होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली राजा कृष्णदेव राय के आगे कर दी। राजा ने शामिल किया, अपना कंबल हार डाला। सभी लोग तेनालीराम की बुद्धि के लौह पुरुष थे। कुछ देर पहले जो दरबारी उनका मजाक उड़ा रहे थे वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि इस बार भी सबसे कीमती पुरस्कार तेनालीराम को ही मिला था। एक राजा था। एक बार राजा अपने राजमहल के दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा कि एक आदमी दरवाजा पर खड़ा है। उसने दरवान से कहा कि वह उस आदमी के बारे में पता करे कि वह दरवाजा पर क्यों खड़ा है। दरवान ने दरवाजा देखा। दरवान ने उस आदमी से आने का कारण पूछा तो आदमी ने कहा, मैं राजा को यह पक्षी ले आया हूँ। दरवान ने आदमी को राजा से मिलवा दिया। आदमी बोला, राजा जी, मैंने आपका नाम ये बताया है। यह मैं तुम्हें देने आया हूँ। राजा ने कहा, मेरे लिए मुर्गी पालन दे दो। आदमी चिकित्सक चक्री चला गया। कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से आया। इस बार वह अपने साथ एक बकरी लेकर आया था। उसने राजा से कहा, राजा जी ने इस बार आपके नाम पर यह बकरी गुड़िया थी और मैं जीत गया। बकरी यह मैं आपको देने आया हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इस बकरी को मेरे बकरी के झुंड में शामिल कर दो। वह आदमी बकरी वापस चला गया। वह आदमी कुछ हफ्तों बाद राजा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस बार उसके 2 आदमी और थे। दरवान ने सिस राजा को मिलवा दिया। राजा ने आदमी से, इस बार मेरे लिए क्या लेकर आए हो
और साथ में ये दोनों कौन हैं? आदमी ने राजा से कहा, राजा जी ने इस बार आपके नाम पर 500 चांदी के सिक्के रखे थे और मैं हार गया हूँ। अब इन लोगों को 500 चांदी के सिक्के दिए गए हैं। यह सुनकर राजा को अपनी सहजता का एहसास हो गया, पर वह मना भी नहीं कर सका क्योंकि उसने समय मना नहीं किया था। उसने उन दोनों आदमियों को चांदी के सिक्के लेने को कह दिया। फिर राजा ने उस जुआरी आदमी से कहा, आज के बाद तुम मेरे नाम पर कोई दाव नहीं लगाओगे और ना ही कभी मेरे दरवाजे पर दिखोगे। ऐसे राजा को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए उपकरण सोचे समझे किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए।